से डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँगा कि नोट्स मेकिंग के बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट था कि हमें नोट्स क्यों बनाने चाहिए, आई थिंक वो मैं बता चुका हूँ कि हम ताकि अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सके एग्जामिनर को। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नोट्स जब हम बनाते हैं तो हम क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं नोट्स बनाने की। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जब आप ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि आप किस तरह नोट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जैसे एक सब्जेक्ट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब आप उसके नोट्स बनाने लगते हैं तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप वो कॉन्सेप्ट्स भी लिख लें। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल थ्योरी है रियलिज्म या लिबरलिज्म, तो वो अच्छे से आप उसके नोट्स बना लें। उसके अलावा जो की टर्म्स होती हैं या जार्गन्स होते हैं तो वो आप उसके भी नोट्स बना लें, तो आपका सारा फोकस कॉन्सेप्चुअल नोट्स मेकिंग पे होता है। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, तो उनके नोट्स मेकिंग की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसमें ये देखा जाता है कि आप उसकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसके इवेंट्स हैं, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलें और उसे उसके आप नोट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री पार्टीशन पे नोट्स बना रहे हैं, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन पे, तो उसमें आप ये देखें कि 1906 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। फिर आप 1911 के इवेंट्स देखें जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल किया गया था। फिर इसी तरह आप आगे चलते जाए 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो इसी तरह से आपने डेट्स को फॉलो करके अपने नोट्स बनाने हैं। अच्छा, इसमें ये है कि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब वो नोट्स बनाते हैं तो उसमें वो जो बुक्स होती हैं, रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, तो उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है। इससे ये होता है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है और दूसरा आप अपना माइंड यूज नहीं कर रहे होते। आप बिल्कुल जो लिखा होता है वही पेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा ही करना होता है तो इससे अच्छा तो वही किताब ही आप पढ़ लें जहाँ से आप वो कॉपी कर रही हैं। तो इसमें नोट्स मेकिंग का ये आपका पर्पस या टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसमें अपने माइंड का भी यूज ज्यादा से ज्यादा करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इवेंट या कोई कॉन्सेप्ट आपने किसी रिकमेंडेड बुक से देख लिया है, तो कोशिश करें जब नोट्स बनाएं तो आप अपने वर्ड्स भी यूज करें, क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स यूज करते हैं तो उससे ये होता है कि वो चीज आपके माइंड में भी रह जाती है, क्योंकि आपका माइंड इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें। तो ये आपकी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यूरोपियन हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाना स्टार्ट किए थे, तो उसमें मुझसे यही मिस्टेक हुई थी कि जो रिकमेंडेड बुक्स थी, मैं वहाँ से देख रहा होता था और उसे नोट्स पे बिल्कुल पेस्ट कर रहा होता था। तो इससे ये होता कि वो सारे मेरे नोट्स तो बन गए बट मेरे माइंड में कुछ भी रिटेन नहीं हुआ था। तो फिर दोबारा से मैंने नोट्स बनाए और अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसे रिवाइज किया। और वो इस तरह किया कि पहले मैंने रिकमेंडेड बुक पढ़ी, उसका कॉन्सेप्ट समझा और उसे कोशिश की कि अपने वर्ड्स में करके फिर उसे लिखूं, उसके नोट्स बनाऊं। और अपने वर्ड्स में लिखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसे एज ए टेस्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दें कि ये आपका एक एग्जाम है या टेस्ट है जिसे आप बुक को नहीं देख सकते। आप बिल्कुल बुक्स भी आगे रखें,
और डिफरेंट सोर्सेज, इंटरनेट के सोर्सेज भी देखें, बट आपका जो मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप उसे अपने वर्ड्स में ही लिख रहे हैं। तो ये एक वो है। और ये चीज फिर एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। इसकी टेक्निक और इसके रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान अफेयर से या इंटरनेशनल रिलेशन से। इसमें ये है कि आप एक रजिस्टर ले लें या फिर आप डिफरेंट फाइल्स बना लें, जिसमें आप फाइल्स का नाम ये भी लिख सकते हैं कि ये इकोनॉमी की फाइल है, ये फॉरेन पॉलिसी की फाइल है, ये पॉलिटिक्स की फाइल है, ये जो डिफरेंट इश्यूज हैं जैसे पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। तो इस तरह आपने डिफरेंट पोर्शंस बनाने हैं। वो आप आउटलाइन से मदद भी ले सकते हैं या फिर आप इसी तरह भी कर सकते हैं। तो जब आपने डिफरेंट पॉइंट्स पोर्शंस बना लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। और उसके नोट्स में आप डिफरेंट आर्टिकल्स की हेल्प लेंगे, डिफरेंट मैगजीन्स की हेल्प लेंगे। उसके अलावा हो सकता है इकोनॉमी की, जब मैं उसका पोर्शन तैयार कर रहा था तो उसमें रिटन आर्टिकल से ज्यादा या मैगजीन से ज्यादा मैं यूट्यूब की जो वीडियोस होती थी या फिर डिफरेंट इंटरव्यूज होते थे तो मैं वो भी कंसल्ट करके और अपने नोट्स बनाता था। तो उसमें ये होता है। फिर फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन पॉलिसी के लिए डिफरेंट आर्टिकल जैसे मलिया लोधी है वो लिखती हैं, जावेद हुसैन है, ये लोग डॉन में लिखते हैं, तो आप इनके आर्टिकल्स कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो मुझे याद पड़ता है अपने तैयारी के टाइम, तो जैसे कश्मीर इशू है, इसके नोट्स बनाते हुए मुझे और कहीं से भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ और सिर्फ मलिहा लोधी के आर्टिकल्स मैं पढ़ता था और उन्हें एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में या आउटलाइन की फॉर्म में लिख के और अपने नोट्स बनाता था। तो ये आप कर सकते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि आपने स्मार्ट वर्क किया है, बजाय इसके कि कश्मीर इशू पे आपने पूरी किताब पढ़ ली और फिर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए। आप वो कंसर्न आर्टिकल और वो कंसर्न राइटर के आर्टिकल्स पढ़ के भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसी तरह आप करंट अफेयर्स का फिर डिफरेंट पोर्शंस के को डिवाइड करके अपने नोट्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक और इसमें पोर्शन ये भी है कि आप जेंडर स्टडीज का जो पोर्शन होता है उसमें अक्सर उस पे क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स में तो वो आपने राफिया जकरिया है, डॉन डॉन में लिखती हैं, तो उनके आर्टिकल्स आपने कंसल्ट करने हैं। अच्छा, तो करंट अफेयर्स का एक और फायदा भी है। ये न सिर्फ करंट अफेयर्स का पेपर बल्कि आपको जो ऐसे का पेपर है उसमें भी हेल्प करता है कि आप उसके नोट्स वहां भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि ऐसे के पेपर्स, उसमें अगर 10 ऐसे लिखने हैं तो 7 से 8 ऐसे वही होते हैं जो करंट अफेयर्स या करंट हैपनिंग्स हो रही होती है। तो करंट अफेयर्स का पेपर आपको यहाँ भी काम आ सकता है। अब जो मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे, तो लास्ट डे या लास्ट वीक पे मैं पूरा ऐसे तो नहीं लिख सकता था, तो वही मैंने रिवाइज किए जो करंट अफेयर्स के नोट्स थे। और वही ऐसे वही फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे काम आए उसमें ऐसे लिखने में। अच्छा, फिर एक और टेक्निक भी है नोट्स मेकिंग की। वो ये है कि आप फैक्ट बुक बनाएं। फैक्ट बुक में ये होता है कि ये जिस तरह करंट अफेयर्स होता है तो वो उसी की तरह ओवरलैप करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट जिसमें आप डिफरेंट रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। रिपोर्ट्स के बारे में उसकी जो वो फैक्ट्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, वो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट बुक है इसका पैटर्न कैसे होना चाहिए? फैक्ट बुक का पैटर्न इस तरह आप रखें जिस तरह मैंने आपको करंट अफेयर की फाइल्स के बारे में बताया है कि आपने डिफरेंट पोर्शंस वहां पे बनाने हैं। तो फैक्ट बुक में भी आपने डिफरेंट पोर्शन बनाने हैं और उसमें फिर आपने रेलिवेंट फैक्ट्स लिखने हैं। वो फैक्ट्स नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो फैक्ट्स कोई कोट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं।
تو इसी तरह आपने वो डेवलप करना है फैक्ट बुक भी। फैक्ट बुक भी आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी काम आते हैं, और उसके अलावा ऐसे में भी आपको काम आ सकता है। अभी रिसेंटली जो 2025 में वो हुआ है ऐसे, ऐसे का पेपर आया है, तो उसमें आप अगर एक टॉपिक देख लें, नॉलेज पे टॉपिक था, तो नॉलेज पे आप कितना कुछ लिख सकते हैं। अगर आप अगर आपके पास रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है, आपके पास रेलिवेंट स्टैट्स नहीं है, तो आप एक हद तक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, बट उसके बाद आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको रेगुलरली आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, मैगजीन्स पढ़ने चाहिए, और उसके अलावा आपका उससे भी वो कनेक्ट हो कि आपको वो, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट बुक का। उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि नोट्स, फिर दो टाइप्स के नोट्स होते हैं जो आप बना सकते हैं। एक लीनियर नोट्स होते हैं और एक शॉर्ट नोट्स होते हैं। लीनियर नोट्स इस तरह होते हैं कि उसमें आपने कोई सब्जेक्ट उठा लिया, फिर आपने आउटलाइन कंसल्ट की, फिर आउटलाइन में आपने टॉपिक उठाया, फिर उस टॉपिक को आपने हर एंगल से लिखा है, ठीक है। उसकी आपने कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन पे एक पॉपुलेशन है टॉपिक, ठीक है, तो उसको आपने डिफरेंट एंगल से देखा है कि पॉपुलेशन के आजकल क्या मसाइल हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसके स्टेटिस्टिक्स क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है। फिर आपने उसे डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज से भी आपने उसे रिलेट किया है। फिर उसके आपने डिफरेंट थ्योरीज देखी हैं, जैसे माल्थुसियन थ्योरी है कि रिसोर्सेज जितने जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप उतने आपके रिसोर्सेज कम हो रही हैं। एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी आपने अपने नोट्स में दे दिया। फिर आपने कोशिश की कि एक रिलीजियस एंगल भी दे दिया जाए कि डिफरेंट जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो फिर आपने आगे बढ़ते हुए एक और एस्पेक्ट ये चुना कि पॉपुलेशन बढ़ने से और क्या मसाइल हो सकते हैं। उसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका ब्रेन ड्रेन बढ़ सकता है। इस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज होने से आपके क्लाइमेट पे मसले आ सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से जैसे एक्सट्रीमिज्म भी आ सकती है। पॉपुलेशन बढ़ने से एजुकेशन भी आपकी इफेक्ट हो सकती है। तो आपने एक ही टॉपिक को डिफरेंट एस्पेक्ट से और एंगल से कवर कर लिया है, और उसमें आप मजीद उसे बेटर ये बना सकते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट का एक रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो एक दो और रिपोर्ट्स भी आप उसे वहां कोट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब आप इसे कोट करेंगे तो एक आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, डिटेल्ड और लीनियर नोट्स बन जाएंगे। तो ये आपने इस तरह डेवलप करने हैं। फिर एक और नोट्स होते हैं जिसमें आप फ्लो चार्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो नोट्स अक्सर आपको तब काम आते हैं जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, आप लास्ट डेज चल रहे होते हैं एग्जाम के। तो उसे आप ये भी कह सकते हैं, वन पेजर नोट्स भी उसे कह सकते हैं, जिसमें आप एक ही पेज पे सारा अपना जो आपका टॉपिक है वो एक ही पेज पे आप लिख सकते हैं। जैसे पॉवर्टी एक टॉपिक है, तो उस एक ही पेज पे आपने काजेस भी लिखने हैं, उसकी करंट स्टैटिस्टिक्स भी आउटलाइन करनी है, फिर उसके इम्पैक्ट्स भी करने हैं, फिर उसके वे फॉरवर्ड भी। तो जो वो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें आप वो डिटेल नहीं दे रहे होते, बल्कि उसमें वो की पॉइंट्स लिख रहे होते हैं या वो हेडिंग्स लिख रहे होते हैं जो सिर्फ आपने एग्जाम में बाद में लिखनी होती हैं। तो लेकिन अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इस तरह भी नहीं करना। जब तक आपको डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ना हो चीज़ों का, तो तब तक आप शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना सकते। तो फर्स्ट जो स्टेप है, जो आपकी बेस है या फाउंडेशन है, वो डिटेल्ड नोट्स हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फॉर फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन।
اور دوسرا اس کا یہ پرپس ہوتا ہے کہ جب ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹ شیٹ ایسے ہوتی ہے کہ دن میں دو پیپر ہوتے ہیں، ایک 9 سے 12 اور دوسرا 2 سے 5۔ تو اس میں آپ اپنے ڈیٹیلڈ نوٹس کنسلٹ نہیں کر سکتے، آپ کو شارٹ نوٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کا پورا سبجیکٹ جس میں 15 سے 20 پیجز میں آپ ریوائز کر سکیں، تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ ڈیٹیلڈ نوٹ سے اس کی طرف آئیں، شارٹ نوٹس کی طرف۔ اچھا، تو ایک اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ آپ نے آ، جو نوٹس میں ایڈ کرنے ہیں وہ یہ کہ آپ نے میپس زیادہ سے زیادہ بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جنہیں ایگزامینر بہت پسند کرتے ہیں، خاص کر یہ CSS TMS کے جو ایگزامینر ہوتے ہیں، ان کی یہ ویکنیس ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ورلڈ بینک کی رپورٹس ہوتی ہیں، اسی طرح آپ اگر کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے اپری ایک ویب سائٹ ہے، وہ وہاں کی میگزینز ہیں تو وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈان کا کوئی آرٹیکل ہے تو اس کے رائٹر کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ پھر آپ کو آپ نے ایک اور چیز بھی کرنی ہے، آپ نے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، وہ ہے کیس اسٹڈیز۔ جب آپ نوٹس بنا رہے ہو تو آپ نے کیس اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک جو ریسنٹ پیپرز آئے ہیں، تو اس میں ایک یہ تھا کہ ورلڈ سسٹم تھیوری ہے، آپ اسے ڈیفائن کریں، اور اس نے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے ریلیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ ورلڈ سسٹم تھیوری یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹری کور کنٹریز ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں پیریفرل کنٹریز ہوتے ہیں، مطلب کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز کا آپس میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ورلڈ سسٹم تھیوری ہی بتاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ تو لکھ لیا، آپ کو پتہ تھا کانسیپٹ، آپ نے پیپر میں یہ لکھ لیا، لیکن اس کانسیپٹ کو مزید آپ کو اچھے مارکس آپ کو کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ جب آپ نے کیس اسٹڈیز پڑھی ہوں۔ کیس اسٹڈی اس کی یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک افریقہ میں ایک کنٹری ہے گھانا، تو گھانا میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ وہاں ایڈ دیتے ہیں، ایڈ US ایڈ بھی یا UK کی ایڈ بھی، تو جتنی وہ ایڈ دیتے ہیں تو اس سے 3 گنا زیادہ وہ وہاں جو گولڈ ہے وہ ایکسٹریکٹ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کیس اسٹڈی سے اگر آپ نے یہ کیس اسٹڈی دے دی یا کوئی بھی کیس اسٹڈی اسی طرح کی دے دی، تو وہ جو آپ کا کانسیپٹ تھا ورلڈ سسٹم تھیوری کا، اس میں آپ کو مارکس زیادہ ملنے کے چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جس نے یا بندی جس نے وہ کانسیپٹ یا وہ کیس اسٹڈی وہاں پہ نہیں دی۔ اسی طرح کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے کرمینالوجی ہے، اس میں آپ کیس اسٹڈیز زیادہ سے زیادہ دیں گے، اس میں آپ جو لوکل کرائمز ہیں وہ بھی وہاں پہ ایز این ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سبجیکٹس آپ اسی طرح اس کے آؤٹ لائنس بنا سکتے ہیں یا اس کے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں تو اس میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو یہ جیسے اخلاص سلیم یا عمیر صاحب پہلے بتا چکے ہیں، تو میں اسے بڑے شارٹلی بتاؤں گا کہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں تو اس میں ہر کوشچن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر باڈی پارٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ کنکلوژن ہوتا ہے۔ جس طرح ایسے کا اسٹرکچر ہوتا ہے اسی طرح ہی آپ کسی بھی کوشچن کو آنسر کرتے ہوئے وہی اسٹرکچر فالو کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو آپ سے کوشچن پوچھا گیا ہے تو آپ اسے ایڈریس کریں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ جو آپ کو آتا ہے وہ کریں، بلکہ وہ آنسر کریں جو آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اس میں اکثر غلطی یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ جو ٹرمز ہوتے ہیں لائک ڈسکس یا ایکسپلین یا ایویلویٹ، کریٹیکلی ایویلویٹ، یہ ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جب تک آپ کو ان
इनका डिफरेंस पता नहीं होगा, तो तब तक आप एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जब वो पूछें कि आप एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन में आप उसे पूरा पर्सपेक्टिव बताते हैं, ठीक है? जब आप वो कहे कि डिस्कस करें, तो डिस्कस में अक्सर ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक को उसकी जो करंट जो सिचुएशन होती है वो आप एक्सप्लेन करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट में आप उसकी ना सिर्फ स्ट्रेंथ्स बल्कि वीकनेसेस भी अपने क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। और ये सब चीज़ें आपको ये आप जब आप इसको एड्रेस करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही आएँगे। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये है कि आपने अपने आंसर में ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स बनाने हैं, बट मैप्स वो नहीं बनाने जो जिनकी रेलेवेंस ही नहीं है, मैप्स वही बनाएँगे जो रेलेवेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीपैक पे क्वेश्चन आ गया है, तो आपने पाकिस्तान का मैप बनाना है और उसमें आपने वो वेस्टर्न रूट, ईस्टर्न रूट वो भी मैप पे वो आपने शो करना है। तो जब आप ये करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप उन लोगों से बेटर परफ़ॉर्म करेंगे जिन्होंने वो मैप नहीं बनाया होगा। तो या अब अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाएँ और उसमें अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाएँगे तो फिर आपको के वो मार्क्स नहीं आएँगे। तो उसके अलावा जो जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप कोशिश करें कि आपकी नज़र टाइम पे ज़रूरी होनी चाहिए। सीएसएस में अगर देखा जाए तो आपने मैक्सिमम 40 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन के आंसर को। अगर आपने पीएमएस दे रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पे 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो आपने 40 से थोड़ा-सा कम करके रिड्यूस करके अपने आंसर को 35 से 30 तक रिस्ट्रिक्ट करना है। तो उसमें आपका हमेशा नज़र होनी चाहिए आपकी वॉच पे कि आप वो टाइम आपसे निकल ना जाए। और फिर अक्सर ये करते हैं कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन उसे आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिसमें 45 से 50 मिनट और बाकियों के लिए उतना टाइम बचता नहीं है। तो फिर एंड में ये होता है कि आप जो आखिरी क्वेश्चन होता है उस तरह आप डॉक्टर्स की तरह आप वो राइटिंग लिख रहे होते हैं जो समझ नहीं आ रही होती एग्ज़ामिनर को और आपके मार्क्स वो कट हो जाते हैं। तो आपने ये टाइम डिवीज़न ज़रूरी करनी है और ये तभी हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको रेगुलरली टेस्ट सेशंस आप अटेंड करेंगे जिसमें आप ये सब माइंड में रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट्स आप जितने फ्लो चार्ट्स बनाएँगे आपके क्वेश्चन उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। पर्सनली स्पीकिंग मैंने ये टेक्नीक पीएमएस में एडॉप्ट की और मेरे मार्क्स रिटन के मार्क्स बहुत ही अच्छे थे जिसे मैं समझता हूँ अच्छे थे जिसमें 765 मार्क्स आए मेरे। तो मैंने यही टेक्निक्स एडॉप्ट की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मैप्स बनाए और हाँ, और सबसे ज़्यादा आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस तरह आप ना लिखें कि उसे समझ ही ना आए। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और बस मैं यही बता सकता हूँ मैं फ़िलहाल। तैमूर साहब, कुछ सवालात हैं स्टूडेंट्स के, वुड यू लाइक जी, टू जी आंसर? सर। ज़रूर सर, ज़रूर। एक क्वेश्चन है उमेर का कि मैं जी। जब राइटिंग करता हूँ तो आई राइट ऑन सॉफ्ट एंड पुट इट ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस, तो क्या ये काफ़ी है या मुझे अलहदा से नोट्स भी बनाने चाहिए? सॉरी सर समझ नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस? जी, वो ये कहते हैं कि मैं लिखता हूँ और व्हाट्सएप स्टेटस पे पुट कर देता हूँ, क्या ये राइटिंग काफ़ी है या मुझे इसके अलावा भी अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए? देखें इसका आंसर ये है कि जब आप नोट्स बनाएँगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है राइटिंग की।
एग्ज़ाम में आपने कोई ऑनलाइन सोर्स तो नहीं यूज़ करना, वहाँ पे आपके पास पेन होगा, पेपर होगा जिस पे आपने अपना आंसर लिखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है कि आपने प्रॉपरली राइट करना है। और हाँ, अगर आपको ये कर सकते हैं कि आपने सॉफ्ट में नोट्स बनाए और सॉफ्ट में नोट्स आप अपनी मोबाइल में उसकी फाइल बना के और पीडीएफ फाइल बना के आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर जॉब होल्डर हैं, तो आप अपनी जॉब पे बैठ के भी आप उसे सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर फॉर्म में वो प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि एग्जाम का कोई और पैटर्न तो है ही नहीं कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करें। तो ये There is another question from Fatma Salim. She says that जी सर। what would be the strategy of a layman for Pressy and composition paper? अच्छा, लेमन इस पेपर की ये स्ट्रेटेजी है कि आप अपनी रीडिंग बढ़ाएं। अगर आप जितना ज्यादा रीड करेंगे तो आपके माइंड में अ, उतनी ज्यादा आपकी कंप्रिहेंशन स्किल्स बढ़ती जाएंगी। फिर आप जितना ज्यादा रीड करेंगे तो आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा रीड करेंगे तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो वो आपको एट टाइम्स ये भी होता है कि आप रूल्स आपको नहीं पता, बट आपका माइंड पिक कर रहा होता है क्योंकि आपने अच्छी खासी रीडिंग की होती है। तो पर्सनली स्पीकिंग, आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उस उतना ज्यादा इम्पैक्ट इस पेपर में आपका नजर आएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करें। वो पास्ट पेपर्स उठाएं, 1971 से पास्ट पेपर मिल जाते हैं प्रेसी एंड कंपोजिशन के, तो उसमें आप उसकी प्रेसिस की प्रैक्टिस करें और उसे इवेलुएट करें, सरी नाम से कराएं। तो इससे यही स्ट्रेटेजी है, रीड करें और प्रैक्टिस। Taimur Sahib, I would like to share one thing जी सर। that I had the habit of reading books from childhood. And when I appeared in the paper of Pressy and composition, I did not prepare for this subject for even a single hour. But when I attempted the paper, I scored 72, and it was a very good score in CSS. So, एग्जैक्टली as सर। you have suggested that you need to read books because Prussian composition paper is connected with the reading. If you are a good reader, you will score very good marks, and that is why we see that usually people fail in Prussian composition, and it is due to the reason that we don't read. So I would suggest एग्जैक्टली that सर। they must read, and Pressy and composition would be very easy for them. इंडीड। सर, मैं ये ऐड करूंगा कि जब मैं पीएमएस की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मेरी अच्छी खासी रीडिंग थी। 2017 से मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। तो जो मैंने प्रेसी लिखी थी, शायद एग्जाम में वो मेरी तीसरी या चौथी प्रेसी थी। ठीक है। तो उसका मुझे भी फायदा हुआ, 60+ मेरे मार्क्स है। मैं आप जो सुन रहे हैं उन्हें ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करें और प्रैक्टिस ना करें। आपने दोनों को साथ लेके चलना है। आपने रीडिंग भी करनी है और Exactly. आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। There is another question that can we change optional subjects now for PMS? अ, शायद कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या आंसर है, बट आई थिंक जब ये तक मैं। लास्ट डेट है तब तक चेंज किए जा सकते हैं और यूजुअली ओके केपी ओके सर। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ट्रेंड रहा है वो ये होता है कि एग्जाम से पहले वो दोबारा से कैंडिडेट्स को कहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट कंफर्म कर लें तो ओके सर। ओके सर। yes. ओके। And there is another question that what would be or what should be the strategy for CSS 2026? Because now they have shared a new policy of cluster colleges, sorry, of cluster scheme. So, what should be the strategy for 2026?
अच्छा, वो स्ट्रेटजी अभी तक वो उस पे डिस्कशन चल रही है, और यही स्ट्रेटजी पे 2019 में भी डिस्कशंस चल रही थी। तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, बट जब तक फाइनल नहीं हुआ तो आप उसे वही ट्रेडिशनल जो पैटर्न है वही माइंड में रख के अपनी तैयारी करें। तो आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आप कोई भी सब्जेक्ट पिक कर लें जिसमें मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे जो आसान सब्जेक्ट है वो पिक करें, जो आपको अच्छे से आता है या जिसकी आपको बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो वो सब्जेक्ट पिक करें, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें, साथ में आप ऐसे को लेके चलें, ऐसे कि आप मैकेनिक्स को समझें, उस पे उसके कंटेंट पे काम करें, उसके स्ट्रक्चर पे काम करें। ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट वो चूज करें जो आपको अच्छे से आता है, उसके नोट्स बनाएं, उसके नोट्स फिर आप इवेलुएट करें उन लोगों से जिन्होंने पीएमएस या सीएसएस किया है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत उस तरह आपको बाद में उतनी वो प्रोडक्टिव ना हो। तो एक ये करें कि आप एक आसान सब्जेक्ट चूज करें और साथ में ऐसे की भी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे ख्याल में। There is another question from Saba Niaz. Can you see it on your screen? जी सर। अच्छा, तो इसमें वो आप अगर एग्जामिनर की रिपोर्ट देख लें, उनकी लास्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, तो उसका ये है कि 2500 से 3000 तक के वर्ड्स आप ऐसे में लिखते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग ये बड़ी एक आइडियल सी सिचुएशन है, इतने वर्ड्स हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं तो लिखता था तकरीबन 15 पैराग्राफ्स, 15 से 16 पैराग्राफ्स लिखता था, और उसके मुझे फायदा भी हुआ। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 12 टू 13 पैराग्राफ्स में भी अपना ऐसे पास किया है। तो आप कोशिश करें कि जो उन्होंने एग्जामिनर ने आपको एक वो दिया है थ्रेशोल्ड, आप वो अचीव करने की कोशिश करें। बट ये ख्याल रखें कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कि आपके माइंड में है कि भाई 2500 या 3000 वर्ड्स लिखने हैं, और उसमें आप टॉपिक से हट गए, तो ये बिल्कुल ना करें। और उसके अलावा एक 15 से 16 पैराग्राफ्स एक आइडियल लेंथ है किसी भी ऐसे की। ठीक तैमूर साहब, एक और क्वेश्चन है, आई थिंक, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है जी। that where to ओके सर। start the preparation for CSS or PMS? अच्छा, इसका आंसर आप मैं ये कहूँगा कि आप वो जो सीएसएस का सिलेबस है वो डाउनलोड करें एफपीएससी की वेबसाइट से। उसके बाद उसकी रिकमेंडेड बुक्स देखें। ठीक है, तो रिकमेंडेड बुक्स आपने वो कंसल्ट करें। ठीक है, उसे उसमें एक आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ें, एक लोकल ऑथर की भी बुक पढ़ें। ठीक है, आप इनको पढ़ें। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि सरीनाम की एकेडमी है, ये इससे बेहतरीन और आपको कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा अपनी सीएसएस की तैयारी डिजाइन करने में। तो आप इसे इन्हें भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर इखलास सलीम और सर उमर अवान और मैं भी इनाम साहब के साथ हम अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको आप सबको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको अ, आप अक्सर लोग इसे नेगेटिव समझते हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये नेगेटिव नहीं लगता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी
استعمال کر سکتے ہیں، لائک چیٹ جی پی ٹی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی تحریر میں. ضروری نہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ کو پورا کا پورا ایسے لکھ کے دے، بلکہ آپ برین اسٹارمنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. آپ اس سے اپنی آؤٹ لائنز بنوا سکتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک جس کا آپ کے پاس اتنا بیک گراؤنڈ نہ ہو تو وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا بیک گراؤنڈ بھی اس سے کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ چینلز ہیں، وہ بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک میرا فیوریٹ چینل ہے کریش کورس کے نام سے. ٹھیک ہے، کریش کورس کے اس میں ڈفرینٹ پھر وہ ہے سبجیکٹس کے ویڈیوز ہیں، وہ شارٹ ویڈیوز ہیں 10 10 15 15 منٹوں کی. تو وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کے بہت سے سبجیکٹ کلیئر ہو سکتے ہیں. جیسے کہ سوشیولوجی ہے تو وہ بھی وہاں اس کی تقریباً 15 سے 20 وہ ہے لیکچرز ہیں، تو وہ وہاں آپ کو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو اپنی ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کریں، ایسی بکس پڑھیں لائک گورننگ دا انگورنیبل بائی عشرت حسین. اس طرح کی بکس ایسے ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کے ڈفرینٹ ٹاپکس کور ہو سکتے ہیں. تو آپ کی کوئی تیاری جو سی ایس ایس کی تیاری اس میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی لینئر آپ کو ڈائریکشن ہو. اس میں آپ کو ڈفرینٹ سورسز یوز کرنے ہوتے ہیں، اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریڈنگ رائٹنگ ویڈیوز یہ سب کو ملا کے ہی آپ اپنی تیاری ڈیزائن کر سکتے ہیں. بٹ لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو اسمارٹ ورک پہ زیادہ دھیان دینا ہے، اپنا ٹائم ایسی چیز پہ ضائع نہیں کرنا جو اتنا زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہے تیاری میں. ٹھیک ہے. Sir, there is another question on your screen. جی سر. سر مجھے کوشچن نہیں آیا، کائنڈلی آپ ریپیٹ کر دیں گے. سر پی ایم ایس کی پریپریشن الگ کریں یا سی ایس ایس کا سلیبس فالو کریں؟ اچھا، اس میں آپ ایسا کریں کہ ہاں اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہوتا. بہت سے سبجیکٹ آپ کے اگر اوور لیپ ہو رہے ہیں تو آپ انہیں اسی کنڈیشن میں لے کے چلیں. بلکہ میرے نزدیک سی ایس ایس کی جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پی ایم ایس سے بھی زیادہ تیاری اچیو کر لیتے ہیں. لائک آپ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا اگر سبجیکٹ دیکھ لیں تو اس میں سی ایس ایس میں اس کی لینتھ زیادہ ہے جس میں مینٹل ایبیلٹی کا بھی پورشن ہے، جبکہ وہ پی ایم ایس میں وہ پورشن نہیں ہے. تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس اپنی تیاری کو اوور لیپ کریں اپنے پی ایم ایس کی تیاری سے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. میں نے ایسا ہی کیا تھا، الگ الگ کوئی تیاری میں نے پلان نہیں کی تھی بلکہ انہیں اوور لیپ کی تھی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کو. اور آج کل یہ جو 2018 سے 2020 سے یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ پی ایم ایس نے اپنے جو ایگزام ہیں تو ان کی کوالٹی انہوں نے بڑھا دی ہے. اور جیسے آپ نے جب ہم نے ایگزام دیا تھا تو اس میں ایسے کا ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا پیٹرن آیا تھا جو سی ایس ایس سے بالکل ملتا جلتا تھا. تو آپ کوشش کریں کہ دونوں کو اوور لیپنگ کنڈیشن میں لے کے چلیں. ٹھیک ہے، ٹائم اپنا ویسٹ نہ کریں بلکہ اسے اس طرح یوٹیلائز کریں. There is another question, and I think it would be the last question by Alishba Jahangir. She says that, Sir, what would you suggest to all the freshers? Should they go for PMS first or CSS? اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو راستے میں آئے وہی آپ لے لیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، آپ کی تیاری کتنی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریپیئر ہیں تو چاہے سی ایس ایس آئے چاہے پی ایم ایس آئے، جو راستے میں آئے اسے آپ اٹیمپٹ کرتے چلیں اور اپنی اس طرح پلان کرتے جائیں اپنی اٹیمپٹس. بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے اور آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. Anyone having any question, you may ask. سر ایک کوشچن ایک اور آیا ہے کہ آئی ایم انڈر
ग्रेजुएशन प्लीज उन स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस दें जो फ्यूचर में सीएसएस पीएमएस में अपेयर होना चाहते हैं। तो ये जरका खान का क्वेश्चन है, तो मेरा ये आंसर है कि अभी आप अपनी डिग्री पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें डिग्री पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें। दूसरा अपनी इंग्लिश बेटर करें, तीसरा अपनी जनरल रीडिंग को बढ़ाएं। ये तीन चीज़ें आप फॉलो करें, अपनी डिग्री पे फोकस, अपनी इंग्लिश और अपनी जनरल रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करें। Any other question if you want to ask anyone, please type your questions in the comments. Okay, it seems there are no more questions. Taimur Saab, I would request you uh, to announce that we are starting both physical and online classes uh, and inform the aspirants. ओके सर, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम सर इखलास सलीम सर इनाम और मैं, हम मिलके एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये पीएमएस और सीएसएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। और मोस्टली हम कब पढ़ाएंगे ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। और इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये भी करेंगे कि इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, गिवन द फैक्ट कि आपने नोट्स बनाने तो खुद ही होंगे, बट आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा कि आपने किस तरह नोट्स बनाने हैं, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, मैप्स किस तरह बनाने हैं। ये सब चीज़ें आपको उन सब्जेक्ट्स में बताई जाएंगी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। ठीक है, तो that's all from my side. सर एक और क्वेश्चन आया आपके लिए. जी जी सर। इट इज़ ऑन योर स्क्रीन. सर पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें. मेरे नज़दीक ये है कि अ, जो भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वही प्रिपेयर करें। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने पहले जनरल साइंस वो करनी है, प्रिपेयर करनी है, या सोशियोलॉजी करनी है। कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको सबसे आसान क्या लगता है। जो आपको सबसे आसान लगता है उससे प्रिपेयर करें और गेट डन विद दैट सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट पे आए, फिर नेक्स्ट पे आए। तो इसी तरह आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। तो कंपलसरी हो या चाहे ऑप्शनल्स हो, बट ये चीज आप माइंड में जरूर रखें कि इसमें आप ऐसे पे थ्रू आउट आप पे आपका काम होना चाहिए, और करंट अफेयर से भी आपको अटैच हो थ्रू आउट। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सबा नियाज दैट सर क्या केपीपीएमएस का सिलेबस भी कवर होगा आपके सेशन में. एग्जैक्टली हमारा फोकस केपीपीएमएस ही होगा उसमें। और ऑब्वियसली हम वो सीएसएस के साथ ओवरलैप करेंगे, बट हमारा जो मेन फोकस होगा हमारे सेशन का वो पीएमएस ही होगा। Sir, there is another question from Muhammad Vakas, and he says that I had a question about subject selection that हमें एक सब्जेक्ट में मास्टर करनी होती है और हमें बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं जो हमारे मास्टर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते. तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स और किस तरह से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए. अच्छा, आप कुछ एक वो होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, एस्टेब्लिश नॉर्म्स। ठीक है, वो नॉर्म्स ये होती हैं कि जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी तो उसमें ये था कि यूरोपियन हिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है, या इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सब्जेक्ट आपको ऐसे में भी हेल्प करता है। और उसके अलावा
इसमें आप उतना आपको क्रेमिंग नहीं करनी होती बल्कि इसके कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और ये फिर आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करता है या फिर इट्स द अदर वे अराउंड करंट अफेयर्स का भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में काम आता है। तो ये चीजें आपने पहले देखनी है, ये नॉर्म्स देखने हैं कि आजकल क्या नॉर्म्स हैं। तो उसी तरह जब दूसरा मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा था ऑप्शनल्स में, तो उसमें ये था कि जैसे जेंडर स्टडीज है या क्रिमिनोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी है, ये तीन सब्जेक्ट हैं, ये ओवरलैप करते हैं। इनकी ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है कि कौन से सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं तो वो आप चुन लें। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन करता है तो उसके साथ वो अपना कॉम्बिनेशन यूरोपियन हिस्ट्री रखता है। इससे ये होता है कि वो इनका जो आपस में सिलेबस है वो ओवरलैप कर रहा होता है। फिर दूसरी चीज ये देखी जाती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। अब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि मैं यूरोपियन हिस्ट्री को पढूं, ना कि ये था कि मैं अमेरिकन हिस्ट्री या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री पढूं। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। इसी तरह मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि मैं क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि मैंने क्राइम पे बहुत ज्यादा टीवी शोज देखे हुए हैं तो मुझे क्रिमिनोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा वो भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया और मैंने वो ऑप्ट कर लिया। फिर कुछ तीसरी चीज ये होती है कि स्कोरिंग ट्रेंड्स होते हैं। अक्सर ये ट्रेंड होता है कि जैसे ये रिसेंटली पीएमएस का एक फाइल आई जिसमें बताया गया कि यूरोपियन हिस्ट्री का पासिंग रेशो वो थी 95 टू 96% थी। तो आपको ये चीज भी देखनी होती है। तो इन तीनों चीजों को मिला के आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो बस ये आप फॉलो करें और गो फॉर इट। Okay, sir. Thank you so ओके। much ओके सर। for your time and guidance to the students. सर Thank you, इट sir. वाज माय प्लेजर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Nomi Khan, you have asked a question that के सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट इकट्ठा होता है. यस, देर आर 12 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू पास ऑल द 12 सब्जेक्ट्स. हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो जनरल नॉलेज के तीन पेपर्स होते हैं, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसका इकट्ठा रिजल्ट आता है कि आपने 300 मार्क्स में से 120 लेने होते हैं इन तीनों को मिला के. सो बाकी आपने 12 के 12 सब्जेक्ट्स को पास करना होता है. और अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट भी रह जाता है तो उसको फेल कंसिडर किया जाता है. So at the end, I would say that Indus Institute of Competitive Exams is starting a new session from Monday. That would be physical at our academy, and within a week or two, we would be starting an online session in which Khlas Salim, Taimur Saab, and Umar Saab, and other PMS officers will be teaching different subjects online. So do remain in contact and join us for physical and online classes. Thank you. And at the end, there is a question from Mohammad Waqas that, sir, should I go for English literature? I would suggest that no, don't go for English literature because when we look at the subject-wise result report of the last PMS, only 6% of the students got passed in English literature. So you will find that the passing ratio is very low in English literature. So I won't be suggesting you to go for English literature. Go for subjects like philosophy, European history, geography, psychology, and so on and so forth. Thank you. I would be ending the session and wish you best of luck for your exams. Remain in contact with the Indus Institute.